संविधान जो है वो असुरक्षित है बीजेपी की सरकार में। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करके बरगलाने के लिए, वोटों के लिए या तुष्टिकरण की नीति करने के लिए। वसुंधरा राजे सरकार के अंदर आप कृषि मंत्री थे। लाखों हेक्टेयर जमीन पानी भरने से फसलें खराब हुई है। जैविक खेती है, इसकी और कितनी अच्छी तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं? के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान अभियान के तहत आपने कांग्रेस के ऊपर ये तंज कसा था कि जो कांग्रेस ने जब से संविधान बना है 1950 से, उसके बाद संविधान के ऊपर कोई चिंतन नहीं किया, और आज वही कांग्रेस बीजेपी के ऊपर पलटवार करती है कि संविधान जो है वो असुरक्षित है बीजेपी की सरकार में। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेके हमारी सरकार बनी है। हम लोगों ने राष्ट्रीय इकाई के रूप में प्रत्येक जाति धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया है। धारा 370 का सवाल था, कई वर्षों से जो मांग चली आ रही थी, इस देश के लिए, देश सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संविधान पर काम किया। अभी जिस प्रकार से बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है कि भाजपा भारतीय संविधान की छेड़छाड़ करेंगे, मैं उन बंधुओं से कहना चाहूंगा 80 से ज्यादा बार कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन राष्ट्र हित में कोई भी ऐसा बड़ा संशोधन नहीं किया जो आज वो इस प्रकार से इंगित करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगा रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने भी कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम आरक्षण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल को लेके जो कोर्ट के विचार आए थे कि क्लासिफिकेशन हो, इसी बात को इश्यू बनाकर कांग्रेस के बंधु ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करेगी। मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों को संवैधानिक ताकत जो है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय और हमारा उच्च न्यायालय होता है, उसको भी वो शक की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए लोकतंत्र का जितना मजा, क्योंकि हमारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस देश की आत्मा होते हैं, और राजनीतिक दल या जहां भी इस प्रकार के होते हैं तो उसमें जनता का संरक्षण करने का काम संवैधानिक कोर्ट ने करती है। तो ये कोर्ट ने जब कहा तो इनको तकलीफ हो गई, और इनके मन में ऐसा आ गया कि अब संशोधन करके ये तो आरक्षण को खत्म कर। ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ट्राइबल बेल्ट का या किसी भी एससी का, ओबीसी का, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता करके 2017 में ओबीसी की जातियों को कैसे लाभ मिले, चीफ जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, और 5 संसदीय कमेटी ने इन सारे पहलुओं पे विचार किया कि जहां 2633 से ज्यादा ओबीसी जातियां इस देश में है, और राजस्थान में 107 से ज्यादा हमारी पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, उपेक्षित जातियां, उनकी चिंता भी हमारी सरकार ने की। लेकिन हम किसी भी सूरत पे आरक्षण की छेड़छाड़ देश के हित में जहां निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लेंगे। बाकी इस प्रकार के बरगलाने के लिए, वोटों के लिए या तुष्टिकरण की नीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संविधान में छेड़छाड़ नहीं करेगी। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे सरकार के अंदर आप कृषि मंत्री थे, तो मेरा सवाल उसी सेक्टर से लेकर है
कि जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की एक जो पीएम फसल बीमा योजना है, इसके तहत किसानों को कई सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, योजनाएं हैं, लेकिन उनमें जो जमीनी स्तर पर जब ये चीज़ें लागू होती हैं तो जब कुछ चुनौतियां ऐसी आती हैं, उनका आप सामना किस तरह से करते हैं? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अभी कि उनकी स्थिति बेटर हो और उनकी जो आय है वो दोगुनी हो? किसान की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किसानों की बहुबुद्धि के लिए सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग से लेके प्रोसेसिंग से लेके वैल्यू एडिशन से लेके एक्सपोर्ट तक की सुविधा राजस्थान और देश के किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आपको कल्पना है, आपको जानकारी है, कांग्रेस ने 50-55 साल तक शासन किया, लेकिन आपदा राहत के प्रावधानों में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं की। मोदी सरकार आई तो पहले जहां मुआवजा 50% पे मिलता था, अब वो मुआवजा हम 30% 33% खराबा होने पर भी किसान को हम लोग मुआवजा दे रहे हैं। जहां तक फसल बीमा का सवाल है, फसल बीमा स्वैच्छिक है, कंपल्सरी भी है। जहां लोन लेते हैं वहां कंपल्सरी है, और जहां किसान स्वैच्छिक भी बीमा कराना चाहेगा वहां पर भी राजस्थान में और देश में लागू है। अभी वर्तमान में निश्चित रूप से राजस्थान में अतिवृष्टि हुई, जल प्लावन की घटनाएं हुई, लाखों हेक्टेयर जमीन पानी भरने से फसलें खराब हुई है। या हम यूं कहें कि किसानों के द्वारा फसल बुआई के तत्काल बाद बारिश होने से उसका अंकुरण नहीं हुआ। तो 3 प्रकार के बीमा देने के प्रावधान योजना में है। पहला प्रावधान है कि फसल बुआई तो की लेकिन अंकुरित नहीं हुई, तो उसमें भी 25% पैसा देकर उस बीमा को वही समाप्त करने के प्रावधान है। किसान चाहे तो दोबारा कराए। यदि हमारी फसल जल प्लावन से यानी हार्वेस्टिंग के पहले, या हम यूं कहें कि फसल के पकने की स्टेज से पहले पानी भरने से फसलें नष्ट हुई है, तो मिड टर्म बीमा योजना लागू हमारी, मध्यांतर। तो उस मध्यांतर के अंतर्गत, मध्यांतर बीमा योजना के अंतर्गत सर्वे हमारा कंपनीज को डायरेक्शन दिया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वे करके जल प्लावन की घटना को सभी जिलों में देखा है। अधिकारी मुस्तैदी से सर्वे करा चुके हैं। 15 सितंबर तक पूरे राजस्थान में गश्त गिरदावरी और सर्वे करा लिए जाएंगे। जहां पर आपदा का नुकसान होगा वहां आपदा के निर्धारण इनपुट सब्सिडी के रूप में हम सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो भारत सरकार देगी। और जहां फसल बीमा का, जिन किसानों ने फसल बीमा कराया, जो मिड टर्म में आएगा उनको मिड टर्म से देंगे, और जो सोइंग से पहले फसल नष्ट हुई है उसकी पूरी कार्य रूपरेखा हमारी बन चुकी है। हमारा लक्ष्य हमारे किसान की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए मोदी जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्प है। हम लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का प्रत्येक खेत इंडस्ट्री बने, छोटे छोटे उद्योग लगे, जहां उत्पादन है वहीं विपणन हो जाए। सर, उत्पादन से मुझे याद आया कि जैविक खेती को लेकर बीजेपी ने बहुत अच्छी पहल करी है और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि हम कोटा की धरती पर भी देखते हैं, राकेश जैन जी काफ़ी सारे अभियानों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक दिन की बात नहीं है, डेली बेसिस पर हम उनके जो प्रयास उनको हम देखते हैं डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। आप एग्रीकल्चर में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, किसान परिवेश से आते हैं, तो ये जो जैविक खेती है इसकी और कितनी अच्छी तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको हम एजुकेट कर सकें कि इसके मतलब जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उस मार्केटिंग के लिए अभी वर्तमान सरकार क्या कर रही है? देखिए, एग्रीकल्चर इज नॉट टिलिंग द फार्मिंग, नॉट रियरिंग द एनिमल्स।
but this is the farming is the production, productivity, shape, size and quality improvement. This is the main motto in agriculture. जहां आपने कहा 1966 की बात, जब हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने कृषि के नवाचार करके, कृषि की नई गाइडलाइन देके, कृषि की मार्केटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बेटर क्वालिटी का सीड दे, इन सारी बातों के बाद आज हम खाद्यान्न और दलहन में आत्मनिर्भर हैं। और राजस्थान पहला प्रदेश है देश का जहां पर दलहन उत्पादन में हम लोग कई बार अवार्ड ले चुके हैं, चाहे मूंग की फसल हो, चोले की फसल हो या उड़द की फसल हो, चने की फसलें हो, रबी और खरीफ में हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, लगभग सबको मिला के देखें तो लगभग 25-30 लाख हेक्टेयर में हमारी क्रॉप हो रही है। और इसका जो प्रोडक्शन है, कम लागत, कम पानी, अधिक उत्पादन करके हम लोग खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां जैविक खेती का सवाल है, राजस्थान में ROCL बना हुआ है। इसके साथ में राजस्थान में जैविक खेती के लिए भी अलग से रोका, राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग एजेंसी बनी हुई है। और हम ऐसे किसानों को प्रेरित करते हैं, जैविक खेती को जो अपनाएगा, पंचायत समिति की ब्लॉक वाइज क्लस्टर हम लोगों ने लिए थे 50-50 हेक्टेयर में, और किसानों को मोटिवेशन भी किया था, हम लोगों ने सब्सिडी भी दी थी, उनको सीड भी उपलब्ध कराया था। मैनेजमेंट आपके हाथ में था उस टाइम। लेकिन अब आज के परिदृश्य को यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन को अपनाने की आवश्यकता है। अकेली सरकार के भरोसे यदि हम ये कहें कि फार्मर्स में इतना इनोवेशन हो जाएगा, इतना संभव नहीं लगता। फिर भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स को पूरे देश में कृषि के नवाचार देखने के लिए युवाओं को भी, किसानों को भी सरकार के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं। आपने पूछा मेरे से कि प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में आप क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन कानून बनाया, हम लोगों ने एक योजना बनाई, अपन स्कीम बनाई है, और उसके माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान था। लेकिन 50% था पहले, अब उसको बढ़ा के 75% लघु सीमांत कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। कोई भी व्यवसायी, कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ा किसान वर्तमान स्कीम के आधार पर यदि वो लोन लेता है प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का, तो उसको 50% मिलेगा। लेकिन लघु सीमांत कृषक या 10 लाख तक की इनकम के जो किसान है, कम है, उनको 75% के आधार पे, ब्याज में सब्सिडी के आधार पे, बिजली में भी कई प्रकार की छूट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, हम लोग लक्ष्य को लेके बढ़ेंगे और हमारा 2047 का मोदी जी का विजन विकसित भारत, उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद सर। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में अभी 5 जिलों के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो हाँ, तो बीजेपी की अभी क्या रणनीति उन चुनावों को जीतने के लिए, या फिर डेट का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ सर अभी, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? राजस्थान की 6 सीटों पर बाई इलेक्शन होंगे। अभी जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हम परिवारवाद पे और जातिवाद पे इस वितक को तोड़ेंगे, और इसी आधार पे हम बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच रहे हैं, शक्ति केंद्र तक हम पहुंच रहे हैं। अभी हमारा ये फोकस है कि हमारी जो स्थानीय हरावल दस्ता, हमारी जो टीम है, वो तैयार हो जाए, जीतने वाले समीकरण हो जाए। जो भी जीतने वाले लोग हैं उनका कई एंगल से सर्वे होगा, दोनों पार्टियां कराती है, लेकिन हमारा लक्ष्य है, हमारी पार्टी का एक चुनौती है कि राजस्थान में हमारी सरकार है तो हमारी सीटें जीते। इस तरफ हम सब लोग संकल्प एक साथ मिलके
सबका साथ सबका विकास का सपना देखकर हम इसको आगे बढ़ रहे हैं और हम राजस्थान में सीटें जीते। डेट का अनाउंसमेंट कब होगा इसका? देखिए, अनाउंसमेंट का काम इलेक्शन कमीशन करता है, फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर का कुछ? ऐसा नहीं है। बाकी हरियाणा के चुनाव के बाद कभी भी, या हरियाणा चुनाव के लगभग नवंबर के पहले चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन इसको तय करेगा कब होना है, लेकिन अभी मोटे हम कह सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर, क्योंकि इसकी टाइम अवधि जो है वो नवंबर में पूरी होने जा रही है, तो नवंबर तक चुनाव करानी जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन वाला काम जो भी हम लोग कर रहे हैं। वो आपके और पोर्टफोलियो अभी में 291 के लगभग हमारे म्यूनिसिपैलिटीज है, और 7,000 से ज्यादा हमारी ग्राम पंचायत है जिनके चुनाव ड्यू है नवंबर। उनके बारे में भी हम लोगों ने हमारे वर्किंग शुरू कर दी है। मंत्रिमंडलीय उपसमितियां बनी है हमारी, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसमें भी फैसला, राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने देश का, ऐसा प्रयास बजरंग लाल जी की सरकार कर रही है। शुभकामनाएं सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा छोटा सा चैनल है सर, बद की आवाज़ चैनल, इसके लिए 2 शब्द आप कुछ कहना चाहें? मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि विदर्भ में जब कॉटन की फसल पैदा करने से किसान आत्महत्या कर रहे थे, दूसरा कॉटन से बने कपड़ों का बॉम्बे में डिस्प्ले था। 114 मीडिया हाउस उस लड़कियों के डिस्प्ले को देखने गया, लेकिन विदर्भ में मात्र 6 ऐसे मीडिया के हमारे हाउस थे जिन्होंने किसान को कवर किया। इसलिए मैं आपको, आपके टीम को, आपके चैनल को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने किसान की चिंता की है, खेती की चिंता की है। उसके बारे में जो भी मेरे से पूछा मैंने कोशिश की है बताने की। इसलिए ये चैनल सामाजिक सरोकारों से जुड़े, सबको साथ लेके चले, पीठ पत्रकारिता से बचे और सच्ची खबरें मीडिया में एक सेतु की भांति जनता और सरकार के बीच में आपका चैनल काम करे। यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।